गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने रीजंस ऑफ द सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके तीन मेन रीजंस बताए थे मैंने आपको सीड डॉर्मेंसी के, ठीक है। उसमें जो पहला रीजन था दैट इज द इम्परमेबिलिटी ऑफ द सीड कोट, वो हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट जो रीजन है आपके सीड डॉर्मेंसी का, इट इज द डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ये क्या होता है आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने एक आउटलाइन आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डॉर्मेंट एम्ब्रियो के प्रेजेंस होने की वजह से आपका यहां पर सीड डॉर्मेंसी प्रेजेंट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉर्मेंट एम्ब्रियो? मतलब ऐसा होगा कि आपका सीड जो है कंप्लीटली राइपन्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक भी आपका एम्ब्रियो जो है वो कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है। इस वजह से आपका जो सीड है ये जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। भले ही से बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन सीड जर्मिनेशन के लिए एकदम फेवरेबल है। इवन तो जो अपन ने एक रीजन पढ़ा था दैट इज द इम्परमेबिलिटी ऑफ द सीड कोट, आपका सीड कोट भी रिमूव हो चुका है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी फेवरेबल है, सीड भी आपका राइपन्ड हो चुका है, उसके बावजूद सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। कारण है एम्ब्रियो कंप्लीटली नॉट मैच्योर्ड एट दैट टाइम। तो ये जो सीड जर्मिनेशन, ये जो सीड डॉर्मेंसी आपको देखने को मिल रही है, ये है आपके डॉर्मेंट एम्ब्रियो की प्रेजेंस की वजह से। तो इस तरीके के सीड डॉर्मेंसी को बोलते हैं अपन एम्ब्रियो डॉर्मेंसी, ठीक है। चलिए, इस तरीके का ये जो एम्ब्रियो डॉर्मेंसी जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट के जो फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हैं वहां पर इस तरीके की सीड डॉर्मेंसी आपको देखने को मिलती है। ये फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीड उसकी वजह से होता है ये। मतलब मोस्टली इस तरीके के जो सीड है ना, इन्हें अपनी एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ती है जस्ट बिफोर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। सीड जर्मिनेशन के पहले इन्हें अपनी एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी। इन लैक ऑफ दिस रिएक्शन क्या होता है, आपका सीड जो है ये जर्मिनेट नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसके सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए इसको क्या करते हैं, आप लो टेम्परेचर में रखिए सीड को, डिजायरेबल मॉइस्चर में रखिए, तो इसकी सीड डॉर्मेंसी जो है ये ब्रेक हो जाती है। कुछ के तो एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि एप्पल है, मैपल है, पियर है, पाइन है। इसके अंदर आपके सीड डॉर्मेंसी के ब्रेक होने का, सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड, द मेन रीजन इज द लो टेम्परेचर, ठीक है। तो मेरे साथ का आपको जस्ट एक आइडिया लगा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस डॉर्मेंट एम्ब्रियो। तो लिख लो ये इसका थ्योरी कि व्हाट इज दिस डॉर्मेंट एम्ब्रियो। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस आपका एम्ब्रियो का कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं हुआ है, एम्ब्रियो इन दिस एम्ब्रियो नॉट मैच्योर्ड, जबकि आपका जो सीड है इसकी कंप्लीट राइपनिंग हो चुकी है। इन दिस एम्ब्रियो नॉट मैच्योर्ड व्हेन द सीड इज राइपन्ड। तो सीड राइपन्ड हो चुका है, एम्ब्रियो का मैच्योरेशन नहीं हो चुका है। अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो सीड विल नॉट जर्मिनेट, सीड का जर्मिनेशन होगा ही नहीं, सीड विल नॉट जर्मिनेट इवन दो, चाहे से फिर आपकी एनवायरमेंट इवन दो इन प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, इस तरीके के, इसको बोलते हैं अपन समझ में आया क्या लिखा? मेन की पॉइंट ये है, आपका एम्ब्रियो ना अभी तक कंप्लीटली मैच्योर्ड नहीं हुआ है, जबकि आपकी सीड की राइपनिंग यहां पर हो चुकी है।
ठीक है, सीड कंप्लीटली राइपन हो चुका है, लेकिन आपका एम्ब्रियो का कंप्लीट मैच्योरेशन नहीं हुआ है। अगर ये कंडीशन होती है तो आपका सीड जर्मिनेट करेगा ही नहीं, चाहे से आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन जो हो वो एकदम फेवरेबल हो सीड जर्मिनेशन के लिए, इवन दो जो एक फैक्टर था दैट इज द सीड कोट, ये भी आपकी रिमूव हो चुकी हो, चाहे सारी कंडीशन सीड जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल है, लेकिन एम्ब्रियो का कंप्लीट मैच्योरेशन अभी तक नहीं हुआ है, इस वजह से द सीड विल नॉट जर्मिनेट, और इस तरीके की डॉर्मेंसी को हम बोलते हैं डॉर्मेंट, मतलब सीड के जो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है उसका कारण क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये उसका एक रीजन है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि इस तरीके की जो डॉर्मेंसी है, दिस टाइप ऑफ डॉर्मेंसी, दिस टाइप ऑफ सीड डॉर्मेंसी, इट इज मोस्ट कॉमन इन द, कहां पर मोस्ट कॉमन है, फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहां पर ये आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। इस तरीके का जो सीड डॉर्मेंसी है ये किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द, ये भी लिख लो, इट इज ड्यू टू इस तरीके का जो सीड डॉर्मेंसी का कारण है, इट इज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ सीड। ठीक है, क्या होता है लिखना, इस तरीके की जो सीड्स हैं दे मस्ट कंप्लीट देयर एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन जस्ट बिफोर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। इस तरीके के जो सीड्स हैं इन्हें अपनी एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शन को जर्मिनेशन के पहले ही कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर इन लैक ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन अगर नहीं होती है तो सीड विल नॉट जर्मिनेट। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस सीड must complete, the seed must complete their enzymatic and chemical reaction just before germination। जर्मिनेशन के पहले ही इन्हें अपनी ये सारी एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इन लैक ऑफ दिस रिएक्शन, इन लैक ऑफ दिस रिएक्शन सीड विल नॉट जर्मिनेट। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है आपका एम्ब्रियो डॉर्मेंट में। अब मैंने बोला कि इस रिएक्शन के कंडीशन में आपका सीड जर्मिनेट होगा ही नहीं, इसमें आप सीड डॉर्मेंसी को फिर आप कैसे ब्रेक करेंगे, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, सीड डॉर्मेंसी इज ब्रोकन बाय ट्रीटिंग इट विद लो टेम्परेचर एंड डिजायरेबल मॉइस्चर में अगर आप इससे इसको ट्रीट करेंगे तो इस तरीके की सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। लो टेम्परेचर एंड डिजायरेबल मॉइस्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कि अगर आप इन सीड्स को, मतलब इन सीड्स के जर्मिनेशन का जो मेन कारण है ये आपकी लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में ही ये सीड्स जो है ये जर्मिनेट हो जाते हैं। लिख लीजिए, लो टेम्परेचर कौन कौन से हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इट इज द मेन रीजन, लो टेम्परेचर इज द मेन रीजन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑफ, लिखिए किस किस के, एप्पल, इट इज मैपल,
पाइन, पेयर एक्सेट्रा। ठीक है, इनके सीड जर्मिनेशन का मेन कारण जो है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस लो टेम्परेचर। इट इज ऑल अबाउट द सेकेंड रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉर्मेंसी ऑफ सीड, दैट इज द डॉर्मेंट एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना। मेन की पॉइंट जो हिट करने हैं आपको इस टॉपिक में, इट इज दैट कि डॉर्मेंट एम्ब्रियो का प्रेजेंस होना, यानी कि सीड कंप्लीटली राइपन्ड हो चुका है, लेकिन इस स्टेज तक भी आपका जो एम्ब्रियो है ये कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है। तो फिर क्या होता है, एम्ब्रियो का कंप्लीटली मैच्योरेशन हुआ ही नहीं है, सीड भले ही आपका कंप्लीटली राइपन्ड हो चुका है। तो इस कंडीशन में चाहे आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस कितनी ही फेवरेबल हो, इवन तो अगर सीड कोट भी रिमूव हो चुका हो, इस कंडीशन में भी आपके सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। और ये जो डॉर्मेंसी है आपकी सीड की, जिस कारण से सीड जर्मिनेशन नहीं कर पा रहा है, ये होता है आपके डॉर्मेंट एम्ब्रियो की प्रेजेंस की वजह से। तो इसको बोलते हैं अपन डॉर्मेंट एम्ब्रियो। ठीक है, ये एक रीजन है। फिर मैंने बताया इस तरीके की जो सीड डॉर्मेंसी कहां देखने को मिलेगी, जो मोस्ट ऑफ द फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के, उनके अंदर इस तरीके की सीड डॉर्मेंसी को देखा जाता है। ये आपके सीड के फिजियोलॉजिकल एक्शन की वजह से होती है इस तरीके की सीड डॉर्मेंसी। फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इस तरीके के जो सीड हैं उन्हें अपने जर्मिनेशन के पहले ही एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, इन लैक ऑफ दिस रिएक्शन दिस सीड विल नॉट जर्मिनेट, इन सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा। इन सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए आप लो टेम्परेचर और डिजायरेबल मॉइस्चर दीजिए, तो द सीड डॉर्मेंसी विल बी ब्रोक। ठीक है, लेकिन फिर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, जैसे कि एप्पल, मैपल, पाइन, पियर, इनके अंदर लो टेम्परेचर के साथ जब अपन ट्रीट करते हैं इसे, इट इज द मेन रीजन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इट इज ऑल अबाउट द सेकंड रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डॉर्मेंसी, दैट इज द डॉर्मेंट एम्ब्रियो। नेक्स्ट जो रीजन है आपके सीड डॉर्मेंसी का, आपको ध्यान होगा मैंने लास्ट क्लास में हेडिंग तो लिखा दी थी, ये है आपके जर्मिनेटर इनहिबिटर्स का प्रेजेंस होना। इट इज द जर्मिनेटर इनहिबिटर्स। मेरे हिसाब से नाम से ही पता लग रहा होगा, जर्मिनेटर इनहिबिटर्स, यानी कि आपके कुछ सीड्स के अंदर क्या होता है, उनका जो जर्मिनेशन है इट इज प्रिवेंटेड और चेक्ड बाय सम केमिकल, बाय द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल कंपाउंड। कुछ केमिकल कंपाउंड्स जिन्हें हम बोलते हैं इनहिबिटर्स, वो कुछ सीड्स के जर्मिनेशन को रोक देते हैं। जैसे कि टोमेटो के अंदर आपके फेरुलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, आपका एब्सिसिक एसिड, आपके पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, दे ऑल आर द जर्मिनेटर इनहिबिटर्स। मतलब ये जिन सीड्स के अंदर, कुछ सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये केमिकल कंपाउंड, और उस सीड के जर्मिनेशन को स्टॉप कर देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं टेम्परेरी, इनको बोलते हैं अपन ये। और इस तरीके की जो कंडीशन है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस जर्मिनेटर इनहिबिटर, ये आपको जनरली जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि जीरोफाइटिक प्लांट्स यानी कि जो प्लांट्स आपके फॉरेस्ट के अंदर, सॉरी डेजर्ट एरिया के अंदर होते हैं, वहां पर आपको इस तरीके का जर्मिनेशन जो है, इस तरीके की जो चीज है दैट इज अ जर्मिनेटर इनहिबिटर, वहां देखने को मिलता है। और नॉर्मली ये जो आपके जर्मिनेटर इनहिबिटर्स हैं जो कि जर्मिनेशन को रोक रहे हैं, इट कैन बी वॉश्ड विद वाटर, वाटर के साथ इसे हटाया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, क्या होता है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लो जर्मिनेटर इनहिबिटर्स का क्या रोल है। तो लिखिए जर्मिनेशन ऑफ सम सीड, germination of some seed, it can be checked or prevented, it can be checked or prevented by some chemical compounds जिसको हम बोलते हैं, इन केमिकल कंपाउंड्स को कहा जाता है जर्मिनेटर इनहिबिटर्स। नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिटर यानी कि इनहिबिट करे, रोके, उन्हें बोलेंगे जर्मिनेटर इनहिबिटर्स। इनके आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल
फेरुलिक एसिड इन टोमेटो, एब्सिसिक एसिड का प्रेजेंट होना, ठीक है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड का प्रेजेंट होना, क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द जर्मिनेटर इनहिबिटर्स। इट इज, और हाँ, ये आपको मोस्टली कहां देखने को मिलेंगे? ये आपको जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये मोस्टली। इट इज, ये लिख लेना, आप लाइन नहीं लिख रही, मैं डायरेक्टली पॉइंट लिख रही हूं। जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर मोस्टली आपको इस तरीके की चीजें जो है ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज मैंने आपको बताया लीचिंग क्या होता है। तो ये जो जर्मिनेटर इनहिबिटर्स हैं, इट कैन बी वॉश्ड विद वाटर। अगर आप इसे वाटर से वॉश करें तो जर्मिनेटर इनहिबिटर्स हट जाएंगे, तो इस वजह से जो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाएगी, इसी को ही आपके सीड जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये जो जर्मिनेटर इनहिबिटर्स को वाटर से वॉश्ड आउट करना, दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड द लीचिंग। तो लिख लीजिए, द जर्मिनेटर इनहिबिटर्स it can be washed by water और इसे कहा जाता है, it is called ठीक है, इसे कहते हैं अपन लीचिंग। इट इज ऑल अबाउट द रीजंस और द कॉजेस ऑफ द सीड डॉर्मेंसी। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं आपको सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के मेथड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ द सीड डॉर्मेंसी। इसमें 3-4 हेडिंग्स हम देखेंगे। एक तो आपका क्या बोलते हैं स्कैरिफिकेशन है, एक आपका स्ट्रैटिफिकेशन है, एक आपका लाइट ट्रीटमेंट है, एक आपका ऑल्टरनेट टेम्परेचर को देना है, एक आपका जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट करके भी आप सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। खैर इन सबका डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये नोट आउट किया आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दो वैसे, चलिए। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालिए, दैट इज द methods of breaking seed dormancy। ठीक है, इसके अंदर आपका जो फर्स्ट मेथड है इट इज द स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन के अंदर क्या होता है? स्कैरिफिकेशन स्कैरिफिकेशन के अंदर क्या होता है? अपन ने एक रीजन देखा था कि आपकी हार्ड सीड कोट प्रेजेंट होती है, ठीक है, सीड के ऊपर, तो वो वाटर के लिए इंपरमेबल होती है। पूरा अपन ने भी थोड़ी देर पहले लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपन ने पहला रीजन। तो ये जो हार्ड सीड कोट है जो इंपरमेबल होती है, इस मेथड के अंदर इसे मतलब कुछ ऐसा किया जाता है कि वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमेबल हो जाए ये सीड कोट। ठीक है, इस तरीके की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के आपके कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स हम यूज करते हैं, क्योंकि हार्ड सीड कोट है वो वाटर और ऑक्सीजन के लिए इंपरमेबल है। तो इन दिस मेथड हार्ड सीड कोट इज ब्रोकन। हार्ड सीड कोट को स्कैरिफिकेशन में वो जो हार्ड इंपरमेबल सीड कोट थी इसे ब्रेक किया जाता है, जिससे कि ये वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमेबल हो जाए। ठीक है, ये होता है आपके स्कैरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर। फिर इसमें सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स दे रखे हैं, जैसे कि एक तो ये है वो जो हार्ड सीड कोट है ना, आप किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से उसमें ऐसे ठोक ठोक के होल्स या पोर्स बना दीजिए। एक रीजन ये, एक मतलब तरीका ये उस सीड कोट को ब्रेक करने का। दूसरा तरीका, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को लो और उसे उस पर घिस दो, तो इससे क्या होगा, आपका जो सीड कोट है ये थिन हो जाएगा। एक तरीका ये होता है इस हार्ड सीड कोट को रिमूव करने का। तीसरा, इट इज द पार्शियल डीजनरेशन। पार्शियली इसे डीजनरेट कर दीजिए सीड कोट को, जिससे कि इट बिकम थिन। क्लियर, ये है आपके स्कैरिफिकेशन में। यानी कि मेन की पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है स्कैरिफिकेशन में, ये जो मेथड ऑफ सीड ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी है, इसमें होता क्या है,
आपका जो हार्ड सीड कोट है इसको अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या है वो जो वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमेबल हो जाए। इसमें जो कुछ आर्टिफिशियल 3 मेथड्स यूज किए बताया मैंने आपको। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप उस हार्ड सीड कोट पर या तो होल्स या पोर्स क्रिएट कर दीजिए, या फिर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर रख के उसे आप रब करेंगे तो वो सीड कोट थिन हो जाएगी, या फिर आप उस सीड कोट को पार्शियली डीजनरेट कर दीजिए जिससे कि इट बिकम थिन। तो दिस आर द 3 आर्टिफिशियल मेथड फॉर which is used in the scarification। scarification में करते क्या है, हार्ड सीड कोट का ब्रेकेज करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो वाटर और ऑक्सीजन के लिए परमिएबल हो जाए, ठीक है। एक मेथड हम इसके अंदर देखते हैं, एक तो है स्कैरिफिकेशन, एक है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में आप सीड को लो टेम्परेचर पर रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सीड को लो टेम्परेचर पर रखेंगे कुछ टाइम के लिए, जिससे कि वो जो एम्ब्रियो, जो आपका एम्ब्रियो डॉर्मेंसी पड़ा था, जो कि आपका डॉर्मेंट स्टेज में था, कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ था। जो दूसरा तरीका देखा था ना अपन ने एम्ब्रियो डॉर्मेंसी, ये एक कारण था, उसको ब्रेक करने का तरीका है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में सीड को लो टेम्परेचर पर रखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन कुछ टाइम के लिए, जिससे कि क्या होगा, वहां पर एम्ब्रियो आपका मैच्योर नहीं था, अब आपका एम्ब्रियो जो है ये मैच्योर हो जाएगा, तो ये सीड डॉर्मेंसी आपकी ब्रेक हो गई। समझ में आ गया? तो ये मेरे हिसाब से जो पहला रीजन था आपके सीड डॉर्मेंसी का, दैट इज द इम्परमिएबल सीड कोट, उसको ब्रेक करने का तरीका इज द स्कैरिफिकेशन। दूसरा जो रीजन था आपके सीड डॉर्मेंसी का, दैट इज द डॉर्मेंट एम्ब्रियो, उसको ब्रेक करने के लिए हम नेक्स्ट प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, दैट इज द स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है मैं डिस्कस करूंगी, तब तक इतना देखिए आप, ठीक है। तो इट इज, इसको स्कैरिफिकेशन जो अपन ने डिस्कस किया, अपन इसको नोट आउट कर लेते हैं। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, तो द हार्ड सीड कोट, मेन की पॉइंट इसके अंदर मेन क्या होता है, आपके हार्ड सीड कोट का ब्रेकेज होगा। तो द हार्ड सीड कोट it is broken in this method. The hard seed coat, it is broken in this method. So what happen? तो जब आपका हार्ड सीड कोट का ब्रेकेज हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, so that now what happen, seed become permeable for moisture and oxygen। आपके मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन के लिए अब सीड जो है इट बिकम परमेबल, क्योंकि आपका हार्ड सीड कोट जो है ये इसके अंदर ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, क्योंकि हार्ड सीड कोट, अब इसके मेथड्स क्या है, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स जो है हम इसमें यूज करते हैं फॉर द सीड ब्रेकिंग। लिख लीजिए, द आर्टिफिशियल मेथड्स टू ब्रेक द सीड कोट आर पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप उस सीड कोट पर पोर्स या फिर होल्स क्रिएट कर दीजिए। लिख दीजिए, टू क्रिएट पोर्स या फिर होल्स ऑन सीड कोट बाय एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका हार्ड सीड कोट ब्रेक हो जाएगा। वो जो पोर्स और होल्स हैं उनके थ्रू, उन पोर्स या होल्स के थ्रू आपका वाटर एंड मॉइस्चर के लिए परमिएबल हो सकता है, ऑक्सीजन के लिए। दूसरा तरीका, इस हार्ड सीड कोट को आप किसी रफ सरफेस पर रब कीजिए, ठीक है। इट इज द रबिंग ऑफ सीड कोट ऑन एनी हार्ड ऑब्जेक्ट। तो इस वजह से आपका सीड कोट थिन हो जाएगा, रब करते रहोगे तो उसे। तीसरा, इट इज द पार्शियल डीजनरेशन ऑफ द सीड कोट, पार्शियली आप उसे डीजनरेट कर दीजिए सीड कोट को, तो इट बिकम थिन, ठीक है। तो तीसरा तरीका जो है, इट इज द पार्शियल डीजनरेशन
of seed coat, so it become thin. ठीक है, तो ये जो है आपके तीन तरीके हैं. ये हो गया स्कैरिफिकेशन. स्कैरिफिकेशन में मेन चीज ये याद रखना, हार्ड सीड कोट को ब्रेक करने का तरीका है. तो इस वजह से फिर ये सीड जो है इट इज परमेबल फॉर द मॉइस्चर एंड द ऑक्सीजन. ये जो तीन आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर ब्रेकिंग द सीड कोट ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी. जो दूसरा मेथड है इसके अंदर फॉर ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी, इट इज द स्ट्रैटिफिकेशन. अभी मैंने पढ़ा स्कैरिफिकेशन, नेक्स्ट इज द स्ट्रैटिफिकेशन. व्हाट हैपन इन दिस आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस. ये नोट आउट किया आप सभी स्टूडेंट्स ने? हटा दूं मैं इसे? चलिए, जो दूसरा तरीका है इसके अंदर, इट इज द स्ट्रैटिफिकेशन. अपन ने जो दूसरा रीजन पढ़ा था ना सीड डॉर्मेंसी का, दैट इज द डॉर्मेंट एम्ब्रियो, इसको ब्रेक करने का तरीका है. तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ देखिए एट लो टेम्परेचर, सीड को आप लो टेम्परेचर पर रखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी कि वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. फॉर सम टाइम. अगर आप सीड को कुछ देर के लिए लो टेम्परेचर पर रखेंगे वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस वजह से क्या होगा, आपका अभी जो एम्ब्रियो जो कि मैच्योर्ड नहीं हुआ था, एम्ब्रियो बिकम मैच्योर्ड. तो एम्ब्रियो डॉर्मेंसी की वजह से जो आपका सीड डॉर्मेंसी था वो यहां पर ब्रेक हो जाएगा. ये होता है आपका स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है, अगर आप कुछ समय के लिए लो टेम्परेचर पर वाटर और ऑक्सीजन के अंदर सीड को रखेंगे तो एम्ब्रियो बिकम मैच्योर. क्लियर? तो ये एक तरीका हो गया. तीसरा जो तरीका मैंने आपको बताया, इट इज द लाइट ट्रीटमेंट. पहले तो मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी लाइट ट्रीटमेंट के लिए कि फोटोब्लास्टिक सीड्स क्या होते हैं. ठीक है, आपके पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स क्या है, आपके नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स क्या है. तो जो सीड्स विच आर अफेक्टेड बाय द लाइट, फोटो यानी कि लाइट, तो जिन सीड्स पर आपके लाइट का इफेक्ट होता है उन सीड्स को बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स. और जिन सीड्स का जर्मिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, ठीक है, जिन सीड्स का जर्मिनेशन लाइट की प्रेजेंस में होता है उन्हें बोलते हैं अपन पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स. जिन सीड्स का जर्मिनेशन लाइट की एब्सेंस में होता है उन्हें अपन बोलते हैं नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स. समझ में आया? क्योंकि दोनों ही टाइप के जो सीड जर्मिनेशन है इनमें आपके लाइट का रोल है. तो जो सीड्स आपके लाइट से इफेक्टेड होंगे वो तो फोटोब्लास्टिक सीड हो गए. लाइट की प्रेजेंस में अगर सीड जर्मिनेशन हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड. लाइट की एब्सेंस में अगर आपका सीड जर्मिनेशन हो रहा है तो इट इज द नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड. और अगर आपके सीड पर लाइट का कोई इफेक्ट ही नहीं है, दे आर न्यूट्रल टुवर्ड्स द लाइट, तो इनको बोलेंगे अपन नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स. ये समझ में आया आपको? पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक क्या है, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक क्या है, नॉन फोटोब्लास्टिक सीड क्या है. आप इन फोटोब्लास्टिक सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए रेड लाइट देते हैं. ठीक है, क्या देते हैं? इट कैन बी ब्रोकन बाय द ट्रीटमेंट ऑफ रेड लाइट. क्योंकि एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपका फाइटोक्रोम रेड है ये आपकी रेड लाइट को अब्सॉर्ब करके इसको फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट कर देता है, विच इंक्रीज द जर्मिनेशन ऑफ सीड. इस तरीके से होता है कुछ कि अगर जैसे क्या है वो मैं खैर बाद में भी इसके पहले अभी अपन ये टर्मिनोलॉजी लिखेंगे कि व्हाट इज द फोटोब्लास्टिक सीड. मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा व्हाट इज पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड, व्हाट इज द नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड एंड व्हाट इज द नॉन फोटोब्लास्टिक सीड. ये चारों टर्मिनोलॉजीज आप लिख लो. फिर इसमें सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का तरीका क्या है इन फोटोब्लास्टिक सीड्स का, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे. तो इसमें लिखिए सीड विच आर
इफेक्टेड बाय लाइट, जिन सीड्स पर आपके लाइट का इफेक्ट होगा, सीड्स विच आर इफेक्टेड बाय लाइट, उनको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड, इसको कहा जाता है आपके फोटो ब्लास्टिक सीड्स। ठीक है, फिर एक पढ़ाया मैंने पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, तो लिखिए सीड्स जिनके अंदर जर्मिनेशन कब हो, इन विच जर्मिनेशन टेक प्लेस, in which germination take place in presence of light, अगर लाइट की प्रेजेंस में ही आपका सीड जर्मिनेशन हो तो इन्हें कहेंगे अपन पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, तो दे आर कॉल्ड पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। एक टर्म बताई मैंने नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, इसमें क्या होता है, अगर आपके सीड का जो जर्मिनेशन है, सीड्स इन विच जर्मिनेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ सीड, अगर आपके सीड का जर्मिनेशन, सॉरी इन एब्सेंस ऑफ सीड बोल रही हूं, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की एब्सेंस में होता है, तो इसे कहेंगे आप नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। व्हाट इज द नॉन फोटोब्लास्टिक सीड, अगर आपके सीड्स जो है दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द लाइट, दे आर न्यूट्रल टुवर्ड इट, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइट, तो उसे बोलते हैं नॉन फोटोब्लास्टिक सीड्स। पीछे वाले स्टूडेंट्स को दिख रहा है क्या, यहां लिख दूं, तो सीड्स विच आर नॉट अफेक्टेड बाय लाइट तो इन्हें कहा जाता है नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अभी लाइट ट्रीटमेंट में हमने जस्ट टर्म्स देखे हैं कि व्हाट इज फोटोब्लास्टिक सीड, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, व्हाट डू यू मीन बाय द नेगेटिव फोटोब्लास्टिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन फोटोब्लास्टिक सीड। अभी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं डिस्कस किया, कैसे करते हैं मैं डिस्कस करूंगी। ये नोट आउट कर लिया आप सभी ने, हटा दें इसे। चलिए, तो आपके जो फोटोब्लास्टिक सीड्स हैं, फोटोब्लास्टिक सीड से टर्म से मतलब समझ गए होंगे। फोटोब्लास्टिक सीड्स को ब्रेक करने का एक तरीका है रेड लाइट ट्रीटमेंट। रेड लाइट ट्रीटमेंट आप जब देते हैं तो क्या होता है, आपका जो फाइटोक्रोम रेड है ये इस रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके फाइटोक्रोम फार रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, एंड इट विल इंक्रीज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। कैसे होता है देखिए, तो लिखिए डॉर्मेंसी ऑफ फोटोब्लास्टिक सीड it can be break by रेड लाइट। रेड लाइट से आप ये फोटोप्लास्टिक सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। होता क्या है, आपका जो फाइटोक्रोम रेड है, फाइटोक्रोम रेड, इट एब्जॉर्ब रेड लाइट and convert into phytochrome far red। क्या हो रहा है ना, इसे देखिएगा। देखिए, जैसे कि अगर आपका सीड है, कोई भी फोटोप्लास्टिक सीड है, ठीक है, इसे आप दीजिए रेड लाइट का ट्रीटमेंट। अगर आप इसे रेड लाइट देंगे, ठीक है, अगर आपने इस फोटोप्लास्टिक सीड को, मैं अब इसको एक काम करती हूँ क्योंकि बार बार ये आएगा,
मैं R से रिप्रेजेंट करूंगी रेड लाइट को, ठीक है, यहां पे लिख देती हूं मैं रेड लाइट। तो क्या होगा, सीड को रेड लाइट मिल गई ना, तो इसका जर्मिनेशन हो जाएगा, तो सीड जर्मिनेट, ठीक है, क्योंकि इसकी जो सीड की जो डॉर्मेंसी है इसे ब्रेक कर दिया आपके इस रेड लाइट ने, तो यहां पे जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा करो, मान लो सीड है, कोई भी फोटोप्लास्टिक सीड है, आपने इसे रेड लाइट दी, ठीक है, रेड लाइट देने के बाद ये कन्वर्ट करके आपके मान लो फाइटोक्रोम फार रेड भी दे दी, इसमें फार रेड लाइट भी आ गई, तो अल्टीमेटली अभी लास्ट में क्या है, फार रेड है, तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा, इट विल नॉट जर्मिनेट। कुल मिला के लास्ट में आप तो ये एक फंडा याद रख लें, लास्ट में अगर रेड लाइट होगी तो ही जर्मिनेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो नेक्स्ट, अगर सीड को आपने पहले रेड लाइट दी, फिर ये फार रेड आई, लेकिन उसके बाद वापस से अगर रेड लाइट मिल गई तो वापस से आपका जर्मिनेशन यहां हो जाएगा, तो आपको यहां पे सीड जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। फिर देखो, अगर आपने सीड को रेड लाइट दी, फिर ये फार रेड, फिर ये रेड लाइट दी, लेकिन अल्टीमेटली फिर फार रेड है, अल्टीमेट क्या है, फार रेड है, तो यहां पर भी आपका जर्मिनेशन नहीं होगा, इट विल नॉट जर्मिनेट। आ गया समझ में? तो ये एक तरीका है आपका, दैट इज द लाइट ट्रीटमेंट। लाइट ट्रीटमेंट में कुल मिला के टर्म्स ध्यान रखनी है आपको कि फोटोप्लास्टिक सीड्स क्या होते हैं, तो जिन सीड्स पर लाइट का इफेक्ट होता है, तो फोटोप्लास्टिक सीड, फोटोप्लास्टिक सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का तरीका है रेड लाइट दे दो आप उन्हें, ठीक है। फिर ये देखो, अगर रेड लाइट दी तो जर्मिनेशन हो जाएगा, फार रेड मिलेगी लास्ट में तो जर्मिनेशन नहीं होगा, बस ये आपको देखना है। फिर रेड लाइट है इधर तो जर्मिनेशन, फिर फार रेड है तो ये जर्मिनेशन नहीं हुआ, क्लियर। तो ये हो गया आपका लाइट ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, इसके अंदर दो तरीके और बचे, एक तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, सीड डॉर्मेंसी, इट कैन, तीन तरीके तो बता दिए, दैट इज अ स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, और तीसरा है लाइट ट्रीटमेंट। चौथा यहां पर आप डायरेक्टली लिख लो, कुछ सीड्स में डॉर्मेंसी को कैसे भी ब्रेक किया जा सकता है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड से आप उसे ट्रीट कर दीजिए तो सीड डॉर्मेंसी जो है ये ब्रोक आउट हो जाएगी। तो सीड डॉर्मेंसी, इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन, it can also be broken by the treatment of जिब्रालिक एसिड। जिब्रालिक एसिड के ट्रीटमेंट से भी आप सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। ये आपका फोर्थ मेथड हो गया सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का। लास्ट मेथड, फिफ्थ मेथड ऑफ ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी, इट इज द अल्टरनेटिव टेम्परेचर। हाई प्रेशर पे आप कैसे आप लो और हाई टेम्परेचर अभी देते हैं, पूरा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, जब तक आप इतना नोट आउट कीजिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ मेथड ऑफ ब्रेकिंग द सीड डॉर्मेंसी, इट इज द ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर। नाम से ही पता लग रहा है ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो मेथड है आपके सीड डॉर्मेंसी का ब्रेक करने का, इसमें आप ऑल्टरनेटली हाई और लो टेम्परेचर देंगे आप हाई प्रेशर के ऊपर, इस तरीके से एक सीड डॉर्मेंसी को ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर नाम से पता लगा, एक बार हाई फिर लो, हाई फिर लो, ऐसे आप ऑल्टरनेटिवली टेम्परेचर से ट्रीट करते हैं हाई प्रेशर पर। जैसे कि अल्फा अल्फा स्वीट क्लोवर, दैट इज द मैलीलोटस, उसके अंदर आप 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 18 डिग्री सेल्सियस के अंदर अगर सीड को ट्रीट करते हैं तो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। लिख लो ये पॉइंट, ठीक है। दैट इज द ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर में क्या होता है, इन दिस मैथड ऑल्टरनेटिवली high and low temperature at high atmospheric pressure are given. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके क्लोवर, मैलीलोटस को बोलते हैं स्वीट क्लोवर, एंड अल्फा अल्फा के अंदर क्या होता है,
आप इसे 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, इसमें जो सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं ना, 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनका ये ब्रेक होता है। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है खत्म हो चुका है। ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं, अपन ने दोनों रीजंस जो अब बाकी रह गए थे, दैट इज द डॉर्मेंट एम्ब्रियो एंड द जर्मिनेटर इनहिबिटर्स, ये दोनों डिस्कस कर लिए। मेरे हिसाब से रिवीजन की कोई नेसेसिटी है नहीं, वहीं की वहीं अपन देखते गए। फिर इनको ब्रेक करने के तरीके, सबसे पहला स्कैरिफिकेशन। स्कैरिफिकेशन में जो इम्परमेबल सीड कोट की वजह से जो था उसको ब्रेक करने का तरीका है। ठीक है, तो कैसे वो सीड कोट को फिर परमेबल बना देता है। तो इसमें जो 3 आर्टिफिशियल मेथड्स थे कि आप पोर्स या होल्स क्रिएट कर दीजिए, या फिर रफ सरफेस के अगेंस्ट उसे रब कर लीजिए, या फिर पार्शियल डिजनरेशन करवा दीजिए सीड कोट का, ये हमने देखा। दूसरा तरीका स्ट्रैटिफिकेशन, आपका डॉर्मेंट एम्ब्रियो जो रीजन था उसको ब्रेक करने का तरीका है। आप सीड को लो टेम्परेचर पर मॉइस्चर और वाटर की प्रेजेंस में, अगर वाटर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ टाइम तक रखते हैं तो क्या होता है, आपका एम्ब्रियो मैच्योर्ड हो जाता है। तो ये एक तरीका हो गया। फिर हमने देखा आपका लाइट की वजह से क्या होता है, तो फोटोब्लास्टिक सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए रेड लाइट ट्रीटमेंट देते हैं। सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके साथ डिस्कस की, कैसे रेड लाइट पे जर्मिनेशन होगा, फार रेड अगर लास्ट में मिल रही है तो जर्मिनेशन नहीं होगा, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक फिर हमने देखा जिब्रेलिक एसिड से अगर आप ट्रीट करते हैं तो भी आपकी सीड डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है कुछ सीड्स की। फिर हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया आपका ऑल्टरनेटिव टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर ऑल्टरनेटिव हाई और लो टेम्परेचर अगर आप देते रहेंगे तो इट विल ऑल्सो ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ द सीड। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, स्वीट क्लोवर और अल्फा अल्फा के अंदर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर आप रखें तो इट विल ब्रेक द डॉर्मेंसी ऑफ दैट सीड। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट दिस। आज ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैंने आपके साथ एनसीईआरटी डिस्कस नहीं की है। ठीक है, तो ये आप नोट करो, मैं अपनी एनसीईआरटी निकालती हूँ, जब तक आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कौन सी चीज यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ठीक है, कर लिया। चलिए तो निकालिए अपनी अपनी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर आपका पेज नंबर 19, ना पेज नंबर हो सकता है आपका वैरी कर रहा हो, पुराना एडिशन नया एडिशन का वो हो तो। इसके अंदर आप देखो, इसमें जो शुरुआत की है, मैं आपके पूरा चैप्टर में, क्योंकि मैंने बीच में कहीं पर भी एनसीईआरटी डिस्कस नहीं की है, आप में से ईमानदारी के साथ बताना कितने बच्चों मैं रोज बोलती थी पढ़ना, घर जाके देखना, कितने बच्चे करके आए? तो कुछ मिला क्या जो अपन ने डिस्कस नहीं किया वो एनसीईआरटी के अंदर है? नहीं, तो फिर पढ़कर ही नहीं आए। एमास्कुलेशन, बैगिंग, ऐसा कुछ है इसके अंदर? और कुछ मेथड तो मैंने एक बार तो क्लास में बताया भी था, जो अपन ने नहीं डिस्कस किया, मैंने बोला था वही एनसीईआरटी के साथ डिस्कस कर लूंगी। खैर चलो, नहीं भी करके आए तो अब देखो इसके अंदर जो शुरुआत जो करी हुई है, मैं जो पढ़ा दिया उसका डिटेल यहाँ नहीं जाऊंगी, जो नहीं किया सिर्फ वो देखेंगे। इसमें फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये सब कुछ नहीं, फालतू की रामकथा उसमें लिख रखी है। बाकी अपन ने इसमें डायरेक्टली आपका देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है फ्लावर का, इसमें वो बेसिक नहीं दे रखा आपका स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, वो पिस्टिल वगैरह वो सब इसके अंदर नहीं दे रखा, लेकिन वो बेसिक्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे के सारे काम आ रहे हैं, ये अपन ने डिस्कस किए हैं। एनसीईआरटी में उतना डिटेल्ड इसका गिवन आउट नहीं है, तो वो आपको वहीं से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए आप प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पर। इसको हटा के आप देखो, अपन ने इसमें ये हेडिंग ऐसे करके इसने डाल रखी है, अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दैट इज द एंड्रोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड दैट इज द गाइनोशियम, इसे डिटेल में पढ़ा। तो इसके अंदर आप देखो एनसीईआरटी के अंदर इसने थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है, उतना डिटेल नहीं गया है ये। स्टैमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए एज इट इज क्लास में डिस्कस किया है। स्टैमन के उसने दोनों पार्ट्स बता रखा है कि फिलामेंट है, क्या बोलते हैं, फिलामेंट है, बायलोब स्ट्रक्चर, एंथर किसे कहते हैं, फिर इन दोनों को पूरा उसने डिस्कस किया हुआ है। टिपिकल एंजियोस्पर्म नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है बोल्ड अक्षरों में, एंथर इज बायलोब्ड विद ईच लोब, मतलब डायथीकस कंडीशन क्या है, ये सारा का सारा उसने बता रखा है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, पोलन सेक्स क्या है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम अपन ने तो काफी डिटेल में डिस्कस किया है, टैपिटम क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, इसने शॉर्ट में दे रखा है। मैंने इसको पूरा पैराग्राफ इसलिए नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ जो बोल्ड अक्षर में हाईलाइटेड था वो देखा है, यहाँ इतना डिटेल में नहीं, अपन ने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है और आपको डिटेल में ही पढ़ना है, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, वो पूरा पढ़ लेना। आपका स्ट्रक्चर स्टैमन जो मैंने पढ़ाया, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, उसके बाद एनसीईआरटी उठाना,
वो पूरा पढ़ने के बाद एनसीईआरटी देखोगे तो आपको कोई पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि हाँ ये अपन ने छोड़ दिया क्लास के अंदर, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ लेना उसके बाद, ठीक है। मैंने आपको बोला मैं पूरा एनसीईआरटी डिस्कस करने नहीं बैठूंगी यहाँ पे, जो अपन ने पढ़ा दिया क्लास में थोड़ा सा जो डिफरेंस अगर आपको दिखेगा तो सिर्फ वो मैं डिस्कस कर रही हूँ, आउटलाइन बता रही हूँ आपको, एक पाथवे सिर्फ गाइडेंस का काम करूंगी मैं एनसीईआरटी में कि कैसे आप इसको पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसमें दे रखा है, इसके अंदर इसमें देखो डेहिसेंस ऑफ एंथर इतना एग्जैक्टली थ्योरेटिकली आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये देखिए इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन शो कर रखा है, अपन ने बकायदा अच्छे से वो पढ़ा है डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या है, तो वो पूरा आप पढ़ लेना। उसके बाद पोलन ग्रेन का इसमें स्ट्रक्चर, इंटाइन क्या है, एक्साइन क्या है, फिर वो स्पोरोपोलन उसका कंटेंट, फिर कैसे वो फॉसिल प्रिजर्वेशन के अंदर काम आता है, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल किसका डिवीजन से क्या बना, जनरेटिव सेल फिर कैसे दो मोल्टाइल मेल गैमेट, 3 से लार्ज सेल स्टेज, वो पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये इसने बता रखा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट मैंने आपके साथ पोलन ग्रेन में एक चीज वहां पर छोड़ी थी, दैट इज द पोलन प्रोडक्ट्स। मैंने बोला था कि जैसे कि आप एनसीईआरटी के अंदर देखो तो आपको पोलन प्रोडक्ट्स के कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां से, तो क्योंकि आप मैं दिखाऊंगी भी तो कोई काम नहीं है, विजन आपको आएगा नहीं प्रॉपरली, तो इसलिए बोलती हूँ एनसीईआरटी तो कैरी करके आया ही करो साथ में। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देखिए आपको ये पोलन प्रोडक्ट्स के डायग्राम दे रखे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मिस किया है ना, जो मिस किए, जो मैंने वहां पर पढ़ाते वक्त भी बोला था पोलन ग्रेन्स में कि पोलन प्रोडक्ट्स एनसीईआरटी में है, मैं अभी यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी डिस्कशन के टाइम ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये जो पॉइंट है ना मैं लास्ट में बताऊंगी, आज की क्लास में बिल्कुल जब लास्ट एंड आएगा तब मैं आपको इसको डिस्कस करूंगी। तो पोलन प्रोडक्ट्स इसके अंदर छूटे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, बाकी सारी की सारी चीजें आपको एज इट इज मिल जाएगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। एक हाथ किसी की पोलन वाइबिलिटी एक्स्ट्रा मिल जाए कि इसको इतने टेम्परेचर पर रख लो तो ये होता है, वो आप याद कर लेना एनसीईआरटी में से, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर डायरेक्टली फिर इसके अंदर दोबारा ऐसे ही कर रखा है, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में दे रखा है। इसमें कोई चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी, अपन ने मेगास्पोरोजेनेसिस पूरा इसका फॉर्मेशन कैसे मेगास्पोर मदर सेल से चार वो मेगास्पोर बने, फिर कैसे वो 3 डीजनरेट हो गए, एक फिर न्यूक्लियस, फिर कैसे वो जो 2 न्यूक्लियस पोलर, वो पूरा अपन ने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। फीमेल गैमेटोफाइट, वो एग एपरेटस क्या है, सिनर्जिड्स क्या है, एंटीपोडल सेल्स क्या है, कैसे वो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज आई, पॉलिनेशन जो हेडिंग डाल रखी है ना, अब आप सोच रहे हैं कहां, क्योंकि मेरे को तो पूरा एनसीईआरटी का पता है, आपको देख के अगर इतनी जल्दी आप उस पर पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो तो पॉलिनेशन जो हेडिंग डली हुई है पेज नंबर 27 पर, उसके जस्ट ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, उसमें बोल्ड अक्षरों में आपको मिल जाएगा 4 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक, सेंट्रल सेल, एग एपरेटस, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स। तो ये पूरा उसने वही जो प्रोसेस अपन ने, मैंने बकायदा आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि कैसे वो 3 डीजनरेट हो गए, फिर दोनों के न्यूक्लियस ने क्या किया, वो पूरा अपन ने डिटेल डिस्कस कर रखा है। पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक जो इसके अंदर आपको दे रखा है एज इट इज, आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ना करंट अपना क्लास नोट से, उसके बाद इसे उठाना, आपको कुछ भी फिर मतलब एक न्यूज़पेपर रीडिंग ही लगेगी आपको एनसीईआरटी पढ़ने में, इसमें एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करें पॉलिनेशन की, इसमें थोड़ा तरीका अलग दे रखा है, इसने ऐसे कर रखा है जैसे ऑटोगैमी बताया, फिर उसके ही साथ में वो बता दिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वहीं उसके साथ में वहीं डिस्कस कर लिए उसके, अपन ने थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ा है, बट इसमें कुछ अलग कहां तक नहीं मिलेगा मैं बता देती हूँ। अपन ने आप पहले कहां तक पढ़ना, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ना, 2 अबायोटिक एजेंट से पढ़े थे अपन ने, विंड और वाटर से, और एक बायोटिक एजेंट से पढ़ा था एनिमल से, उसको पूरा पढ़ लेना। फिर आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी क्या है, गैट्रोगैमी क्या है, और आपकी जीनोगैमी क्या है, ये तीनों पढ़ लेना। फिर मैंने आपको कुछ अडेप्टेशंस बताए थे जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर द ऑटोगैमी, ठीक है, और कुछ अडेप्टेशंस बताए थे जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं फॉर द जीनोगैमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ये पढ़ना। उसके बाद एनसीईआरटी उठाना, इतना पढ़ने के बाद देखो बोल्ड अक्षर में ऑटोगैमी दिख रहा है आपको, गेटनोगैमी दिख रहा है, जीनोगैमी दिख रहा है, फिर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में इसमें कुछ बोल्ड नहीं है। वेलिस्नेरिया वाला जो एग्जाम्पल था आपका वाटर से, एपी हाइड्रोफाइट्स और हाइपोहाइड्रोफाइट्स 2 तरीके थे, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली के अंदर मैंने वेलिस्नेरिया वाला एग्जाम्पल फोकस करके बताया था, इसने दे रखा है जैसे कि वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला के अंदर होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका पूरा डिटेल अपन ने क्लास में डिस्कस कर लिया, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये यहां तक पढ़ोगे तो यहां तक सारा काम हो जाएगा। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करके एक पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है,
पेज नंबर 31 पर एनसीईआरटी के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने नहीं डिस्कस की है, ठीक है। एक तो आपके पोलन प्रोडक्ट्स, एक आपके आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये आपको अभी नहीं मिलेंगे, इनको छोड़ो। छोड़ना नहीं है, आप सोच रहे हैं क्या छोड़ो जो नहीं मिल रहे, जो जैसे जैसे पढ़ना है मैंने वो तरीका बताया, जो छुड़वा रही हूं वो लास्ट में मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, अपन ने तरीका, इसने डायरेक्टली पोलन पिस्टल इंटरैक्शन नाम से ये कर दिया। आपको ध्यान है मैंने आपको जो स्टेप्स बताई थी फर्टिलाइजेशन, पहले जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक में कैसे होता है, ओव्यूल के अंदर कैसे होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे होता है। तो आपको ध्यान होगा कौन से दो इवेंट्स तक मैंने बोला था कि इसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्लास में है, क्लास नोट्स ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो वो उसने डायरेक्टली हेडिंग आपका पोलन पिस्टल इंटरैक्शन डाल के वो दोनों इवेंट्स उसने यहां डिस्कस कर लिए। फिर इसमें ये पहले वही पढ़ना आप, मैंने बोला था एनसीईआरटी में जब पढ़ा रही थी मैं क्लास में तब भी मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। करना क्या, एनसीईआरटी मत पढ़ना, पहले वही क्लास पढ़ना, फिर उसके बाद एनसीईआरटी में न्यूज़पेपर रीडिंग लगाओगे तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तक एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ये पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि इवेंट्स थोड़ा ऐसे इतना डिटेल में नहीं दे रखा तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्लास पढ़ना, एनसीईआरटी रीडिंग लगाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से हिट होंगे। लेकिन एनसीईआरटी का लैंग्वेज फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कैसे क्या बता रखा है, तो आपको इजी गोइंग फिर समझ में आ जाएगा। वहां तक तो इसमें कुछ स्टेप वहां दे रखी है जो यहां नहीं दे रखी, लेकिन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको नहीं पढ़ाया जो यहां दे रखा है। इमैस्कुलेशन बैगिंग टेक्निक क्या है, वैसे मैंने इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, जेनेटिक्स के अंदर अपन ने डिस्कस किया इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, लेकिन अपन इस चैप्टर के अंदर भी मैं यहां पर आपको लास्ट में इसकी हिंट दूंगी कि क्या है। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन अभी हटा दो, ये यहां डिस्कस नहीं हुआ है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन अपन ने अलग से एडिंग डाल के नहीं पढ़ी, लेकिन सिनगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके, उसका ये सारा डिस्कस किया है, वही सब है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में एंडोस्पर्म एम्ब्रियो अपन ने पूरा एज इट इज डिस्कस किया है, इसका फॉर्मेशन ये आपका पूरा का पूरा दे रखा है। सीड में नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड, एल्ब्यूमिनियस सीड क्या है, सीड डॉर्मेंसी क्या है, ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है, इसके ब्रेकिंग के तरीके क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, सारा का सारा मिल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है। ये एक बार न्यूज़पेपर रीडिंग, सीड पहले पूरा पढ़ना क्लास से, फिर एनसीईआरटी में पढ़ना, एक दो पॉइंट मिले तो वो रेक्टिफिकेशन वाले होंगे तो कोई आपको आज सच दिक्कत नहीं आएगी लेकिन उसमें, ठीक है, ये आप कर लोगे। उसके बाद एपोमिक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, पॉली एम्ब्रियो नहीं पढ़ाया था अपन ने, तो डिप्लोस्पोरी वो सब देखा है, इसमें जितना दे रखा है पहले वो पूरा पढ़ना, उसके बाद इसको इतना देख ले, उसके बाद पढ़ना पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इतना डिटेल में नहीं दे रखा लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो पढ़ोगे उसके बाद ही पढ़ोगे, तो जितना दे रखा है उतना ठीक है, उसका न्यूज़पेपर रीडिंग लगा लोगे। एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, एक तो हो गया पोलन प्रोडक्ट्स, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक वाला, ये मैं आपके साथ अभी, और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये तीन चीजें रह गई। दूसरा एक मैंने शायद मेल गैमेटोफाइट आपके साथ बोला था, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये अपन डिस्कस करेंगे। जब तक आप भी एक बार रीडिंग लगा लो अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। अब वैसे तो अभी इतनी जल्दी तो लगती नहीं है, जो बच्चे वास्तव में, मैं क्योंकि मैं रेगुलर क्लास में बोल रही हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, किसी भी एक दिन रैंडमली मैं उठा लूंगी, और आज तो आप सभी को पता था लास्ट लेक्चर है इस क्लास का, तो डेफिनेट सी बात है आज तो एनसीईआरटी डिस्कस होनी ही है। तो जो पढ़कर आए होंगे, डाउट लगाकर आए होंगे, उन बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज जयराम जी की, ठीक है, फिर कुछ नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ रीडिंग लगाओगे, ठीक है। तो ये सब देखो, पर हाँ तरीका वही रखना जो अभी मैंने जो आपको एक ऐसे ही जस्ट 5 मिनट में बोला ना, ये ऐसे ऐसे दे रखा है, जो छोड़ दिया हो तो मैं अभी बता रही हूं जो है इसके अंदर। चाहे आपने करंट सेक्शन, जैसे मान लो बहुत से स्टूडेंट ने करंट सेक्शन पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी उस टाइम नहीं पढ़ी, तो भी आप एनसीईआरटी मत उठाना डायरेक्ट घर जाके, पहले करंट पढ़ना, करंट क्या आप तो बाकी हो गया वो भी, मतलब पहले क्लास नोट्स पढ़ना, क्लास नोट्स के बाद एनसीईआरटी उठाना, क्योंकि इसमें लैंग्वेज फॉर्मेट सीक्वेंस थोड़ा अलग है, समझने में डिफिकल्ट है, क्लास नोट्स इजी है। क्लास नोट्स पढ़ो उसके बाद रीडिंग लगाओ, जो चीजें रह गई मैं भी डिस्कस करूंगी, जब तक आप एक रीडिंग लगा लो, कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। तो देखा आप लोगों ने इसके अंदर पोलन प्रोडक्ट्स, बाद में पहले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अभी पता लगेगा अभी बच्चे नालायकी कर रहे होंगे पढ़ने को दिया तो भी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैंने बोला अपन ने डिस्कस नहीं किया, कुछ मिला ऐसा कि अपन ने पढ़ रखा है, सिर्फ हेडिंग तरीका अलग दे रखा है इनने प्रेजेंट करने का, पढ़ा होगा तो देखोगे।
आउटब्रीडिंग डिवाइस एनसीईआरटी की लाइंस बोलती हूं मैं, इसमें लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स दे प्रोड्यूस द hermaphrodite flowers and the pollen grains they are likely to come in contact with the stigma of the same flower, यानी कि ऑटोगैमी के चांसेस है, ठीक है। तो कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट करता है, अपन ने डिस्कस किया था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मैंने नहीं बोला था कि सेल्फ पॉलिनेशन का एक ड्रॉबैक क्या है, आपको जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, सेम चीज ही आपको बार बार मिलेगी। तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की जैसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस वजह से फ्लावर हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। तो बहुत सारे फ्लावर्स ने कुछ ऐसे तरीके डेवलप किए जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना होते हुए क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो ये कुल मिला के कुछ नहीं, वही है जो मैंने आपको अडेप्टेशंस पढ़ाई ना क्रॉस पॉलिनेशन की, वही इसने दे रखी है। जैसे कि देखो, either the pollen released before the stigma before the receptive or the stigma become the receptive much before the release of the pollen grain। उनका रिलीजिंग का टाइम आपको हिट्रोस्टाइल ही पढ़ाई थी, ठीक है। एक लिखा है इसमें इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, हाइट में डिफरेंट हो अगर तो सो दैट पोलन कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक पढ़ा बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट द ऑटोगैमी, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। तीसरा है तीसरा दे रखा है इसके अंदर बोथ द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग इज द सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी एज इट इज मैंने डिस्कस किया है क्लास में क्या है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं अब पूरा नहीं बोल रही हूं, ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो है ना, हेडिंग सिर्फ ऐसा है, बाकी इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे ये वो है जो कि मैंने आपको पढ़ाया, दैट आर द कंडीशन विच इज फेवरेबल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। वही सब कुछ है इसके अंदर, तो वो पढ़ के ये हो जाएगा, दैट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। फिर एक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के पीछे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक क्या है देख लो एक बार फटाफट से, बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी, जेनेटिक्स में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इट इज वन ऑफ द मेजर, मैं एनसीईआरटी की लाइंस बोल रही हूं, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजर स्टेप है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन are used for the pollination and the stigma is protected from the contamination. This is achieved by the emasculation and the bagging technique. Artificial hybridization में क्या होता है, मतलब ये आपको जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए आप उसके पोलन ग्रेन्स ले जाकर स्टिग्मा पर डाल देंगे, और स्टिग्मा इस टाइम पे पैक्ड रहता है, मतलब जिससे कि ऐसा ना हो कि हम जो डिजायरेबल पोलन ग्रेन्स तो आर्टिफिशियली अपन वहां पर डालते हैं, लेकिन ऐसा ना हो, इसको पैक बैगिंग टेक्निक से पैक किया जाता है। क्यों? जिससे कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके इसको वो नहीं कर दे, ठीक है। तो ये इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक है। इसमें क्या होता है देखिए, इफ द फीमेल पेरेंट बियर द बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल पेरेंट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर से आप एंथर को रिमूव कर देंगे बिफोर द एंथर डेहिसेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स एंड इट हैज टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। ये तो हो गया आपकी बैगिंग टेक्निक। बैगिंग टेक्निक में क्या होता है, आप एंथर को रिमूव करेंगे किसी भी एक फोर्सेप्स की मदद से और उसको आप कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ बैगिंग। फिर लिखा है उसने, कहां गया यार, मैं कहां बता रही थी, दिस स्टेप मतलब जो रिमूव कर रहे हैं आप एंथर को, जो कट कर रहे हैं, इट इज द इमैस्कुलेशन। If the female plant removal of anther from the flower bud before the anther dehiscence using a pair of forceps necessary, this step is referred as emasculation. Anther का removal is the emasculation, और उसको जब आपने बैक से कवर कर दिया जिससे कि कोई दूसरा अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन आके उसको फर्टिलाइज ना करे, वो गई आपकी बैगिंग। तो ये आपका इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक है, क्या आप देख लेना। बाकी इससे अच्छा अगर देखना चाहो तो अपन ने जेनेटिक्स में मैंने आपके साथ डिस्कस की इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक, हाइब्रिडाइजेशन जब मैंने डिस्कस किया है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में, तो वहां से देख लेना। तो ये आपको ऑलरेडी मतलब पता है, अपन ने कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है ये। तो ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पर हो गया। और क्या बचा इसमें, ये अपोमिक्सिस वगैरह सीड पूरा मैंने डिस्कस किया है, एंडोस्पर्म पूरा हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में आपको बता चुकी। अब आपका बचा पोलन प्रोडक्ट्स और मेल गैमेटोफाइट, दैट इज द
माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है देखो, ये नोट आउट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट्स ने, हटा दो इसे। चलिए ठीक है, तो अपना एक चीज जो इसके अंदर रह गई थी मैंने आपको बताया, दैट इज द माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। इट इज द माइक्रो गैमेटोजेनेसिस and development of ठीक है। चलिए, तो आपको पता होगा सभी को, ये तो हम इतना तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर द फर्स्ट सेल, दे आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल कंसिडर आउट किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन या फिर उनके डेवलपमेंट की बात करें तो एंथर का डेहिसेंस वगैरह अपन सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जब एंथर का डेहिसेंस होता है, बिफोर द डेहिसेंस ऑफ द एंथर, उसके पहले ही आपके पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। एक टर्म इसके अंदर और यूज होती है, दैट इज द इन सिटू डेवलपमेंट। इन सिटू डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि आपके पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन उसके मदर प्लेस पर यानी कि इनसाइड द पोलन सेक भी होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है इन सिटू डेवलपमेंट। और एक टर्म मैंने बोला प्रीकॉशियस डेवलपमेंट। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन या फिर प्रीकॉशियस डेवलपमेंट क्यों? क्योंकि आपके पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन यहां पर हो रहा है, ये आपके कब मैंने बोला कि बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर ही स्टार्ट हो जाता है, इस वजह से बोलते हैं प्रीकॉशियस जर्मिनेशन और द डेवलपमेंट। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। क्या? सबसे पहला पॉइंट, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर, चलो ऐसे लिख लो, और माइक्रोस्पोर, दे आर कंसिडर्ड as the first cell of male gametophyte। मेल गैमेटोफाइट क्या फर्स्ट सेल कंसिडर आउट किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो आपके पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन या फिर अगर हम लोग इनके डेवलपमेंट की बात करें, लिख लीजिए जर्मिनेशन और डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स, दे टेक प्लेस पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन और डेवलपमेंट दे टेक प्लेस बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि बिफोर द पॉलिनेशन, तभी ये शुरू हो जाता है, बिफोर तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका प्रीकॉशियस जर्मिनेशन और डेवलपमेंट। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन और डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से कारण समझ में आ गया कि बिफोर द पॉलिनेशन, बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, आपके पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन और डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रीकॉशियस जर्मिनेशन और द डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर,
अपन इस तरीके के डेवलपमेंट को इन सिटू डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा, तो लिखिए जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स दे टेक प्लेस एट मदर प्लेस। मदर प्लेस यानी कि आप चाहो तो इसके ब्रैकेट में लिख लेना, यानी कि इनसाइड द पोलन सैक, ठीक है, लिखी रहती हूं मैं। एट मदर प्लेस से कहने का मतलब है आपके पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो है पोलन सैक के अंदर भी होता है। इट ऑल्सो टेक प्लेस इनसाइड द पोलन सैक। तो इस वजह से इसे कहा जाता है इन सिटू डेवलपमेंट। इट इज कॉल्ड इन सिटू डेवलपमेंट। ठीक है, आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपके साथ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और इसका पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपके साथ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टेजेस क्लियर करती हूं। क्या है, हेडिंग डाल लीजिए आप इसके अंदर, इट इज द प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है, पहले सुनिएगा ध्यान से, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द राइटिंग सेक्शन। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के अंदर आपके पोलन ग्रेन्स का जो न्यूक्लियस है, सिर्फ सबसे पहले आपका उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर आपकी अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा, सबसे पहले आपके पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसके न्यूक्लियस के अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा तो डेफिनेट सी बात है दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बनेंगे, टू अनइक्वल साइज न्यूक्लियस फॉर्म होंगे इसकी वजह से। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या किया? सबसे पहला स्टेज में मैंने आपके पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ। इसमें अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से आपके दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। देन व्हाट हैपन, आपके भी दो अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बने। अब इनका एक नाम भी है, जो अनइक्वल साइज के है ना, तो एक न्यूक्लियस तो होगा छोटा, एक न्यूक्लियस होगा बड़ा। तो जो आपका छोटा न्यूक्लियस है, स्मॉल न्यूक्लियस, ये जो स्मॉल न्यूक्लियस है ये आपका वॉल की तरफ जो प्रेजेंट है, स्मॉल न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट नियर द वॉल। ठीक है, जो स्मॉल साइज का न्यूक्लियस जो कि वॉल के पास प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, और जो लार्ज न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है आपका इनसाइड द साइटोप्लाज्म। लार्ज न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं, इसे कहा जाता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर कहिए ट्यूब न्यूक्लियस। ये समझ में आया? अब क्या होता है, ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, बोथ द न्यूक्लियाई दे आर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म एंड बिकम डेंस। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर होता है अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। जब इसके अंदर, अब जब इन न्यूक्लियस के आसपास अगर साइटोप्लाज्म हो गया तो डेफिनेट सी बात है सेल बन गए। अब इनके अंदर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से आपके दो अनइक्वल साइज के सेल्स बनेंगे। तो जो स्मॉल सेल होगा, स्मॉल सेल जिसके अंदर आपका स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसको तो हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। और जो लार्ज सेल होगा जिसके अंदर आपका लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। समझ में आया? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल क्या है ये लिख लीजिए। नाउ व्हाट हैपन, दिस बोथ द न्यूक्लियाई दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म
एंड डेंस एंड बिकम डेंस। फिर क्या होगा, इसके बाद अब ये दोनों न्यूक्लियर के आसपास साइटोप्लाज्म भी यानी कि सेल बन गए। नाउ व्हाट हैपन, नाउ आपका अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या होता है आपके, जब इसके अंदर आपका अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा तो आपके दो अनइक्वल साइज की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। टू अनइक्वल साइज्ड सेल्स फॉर्म्ड। ठीक है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से डेफिनेट सी बात है दो अनइक्वल साइज के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें आपकी जो दो अनइक्वल साइज की सेल बन रही है, इसमें एक सेल होगी छोटी, स्मॉल सेल, जिसके अंदर आपका विथ को मैं इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूं, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, स्मॉल सेल विथ स्मॉल न्यूक्लियस। और जो दूसरा सेल होगी, इट इज द लार्ज सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस। तो जो स्मॉल सेल है विद द स्मॉल न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। और जो लार्ज सेल है विद लार्ज न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल और द ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। ठीक है, तो समझ में आया ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी आपके यानी कि अभी फिलहाल ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, यानी कि अभी की जो स्थिति है आपके न्यूक्लियस की, ये आपकी टू सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड स्टेज है। क्लियर, बाई सेल्ड बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज है, दो सेल्स हैं, उनके दो न्यूक्लियस हैं। तो ये टू सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड स्टेजेस जो है ये इस टाइम पे ये आपका ये होता है पार्शियल डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट और द मैच्योर पोलन ग्रेन। और 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इस स्टेज में आपका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो बचे उनके अंदर 3 सेल स्टेज के अंदर होता है। फाइनली क्या होता है, इस जनरेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल जो है आपके फाइनली 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और बाकी के जो वो है उनके अंदर आपके कब, जब 3 सेल स्टेज के अंदर आपका क्या बोलते हैं पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट और लिख लो, हटा दो इसे, नोट आउट कर लिया सभी ने। चलिए, तो नोट आउट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया ये हो गया, यानी कि अभी की जो स्टेज है इट इज टू सेल्ड टू न्यूक्लिएटेड स्टेज। इसे अपन बोलते हैं इट इज पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट और मैच्योर पोलन ग्रेन। ओके, नाउ व्हाट हैपन, फिर इसके बाद में ये पॉइंट बोल रही हूं, 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलिनेशन इसी स्टेज के अंदर होता है। तो इन 60% एंजियोस्पर्म्स pollination take place in this stage. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये जो जनरेटिव सेल्स है, ये जो आपकी जनरेटिव सेल्स हैं, ये आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी, इससे 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है,
और 60% में तो इस 2 सेल 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में पॉलिनेशन हो गया, और बाकी के जो रिमेनिंग एंजियोस्पर्म्स के अंदर ठीक है, पॉलिनेशन जो है आपके 3 साइड स्टेज के अंदर होता है। पॉलिनेशन टेक प्लेस इन 3 सेल्ड स्टेज। आया समझ में आ तक? तो ये तो है आपका, हाँ एक पॉइंट और है, एक होता है आपका एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या कहते हैं? अगर आपके पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है इनसाइड द स्पोरेंजियम हो तो उसको कहा जाता है एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इट टेक प्लेस इनसाइड द स्पोरेंजियम, देन इट इज ऑल्सो नोन एज द एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये भी लिख लो। नेक्स्ट एक टर्म है आपका एंडोस्पोरिक development. What do you mean by this term? That is the endosporic development. It is the development of pollen grain it take place inside the sporangium. ठीक है, तो इसे कहते हैं हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर? तो ये यहां तक हुआ। ये तो अपन ने पूरा डिस्कस किया, दैट इज द प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। समझ में आया अभी तक जो मैंने पढ़ाया? इसके बाद मैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट डिस्कस करूंगी आपके साथ। अभी तक मैंने क्या बताया आपको? सिंपल सी चीज है कि माइक्रोस्पोर या फिर बोलिए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर दैट इज द पोलन ग्रेन, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर पहला सेल है आपका माइक्रोस्पोर और द पोलन ग्रेन। फिर मैंने बताया आपके पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है बिफोर द पॉलिनेशन, बिफोर द डेहिसेंस ऑफ एंथर हो जाता है, तो इस वजह से बोला प्रीकॉशियस जर्मिनेशन और द डेवलपमेंट। एक मैंने टर्म यूज किया इन सिटू जर्मिनेशन। What do you mean by the in situ development? अगर आपके पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन मदर प्लेस पर भी होता है लेकिन इनसाइड द पोलन सैक भी आपको देखने को मिलता है, तो इसे हम बोलते हैं इन सिटू डेवलपमेंट। तो अभी आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई होंगी कि प्रीकॉशियस जर्मिनेशन और डेवलपमेंट क्यों बोला और इन सिटू डेवलपमेंट क्यों बोला। नेक्स्ट फिर मैंने आपके साथ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो मैंने बताया क्या होता है इसके अंदर, सिंपल सी चीज है। सबसे पहले क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस है पोलन ग्रेन का, उसके अंदर आपके अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन की वजह से अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, इसलिए 2 अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब मैं ये टर्म यूज कर रही हूं अनइक्वल साइज के न्यूक्लियस बन रहे, तो डेफिनेट सी बात है एक कोई लार्ज होगा एक कोई स्मॉल होगा। तो जो आपका स्मॉल न्यूक्लियस है ये आपके वॉल के पास प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट नियर द वॉल। इसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो लार्ज न्यूक्लियस है यह आपका इनसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव और द ट्यूब न्यूक्लियस। फिर क्या होता है, अभी जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ बोथ द न्यूक्लियस दे आर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, तो डेफिनेटली बात है डेंस स्ट्रक्चर बनेगा, सेल बनेगा। अब इसके अंदर होगा आपका अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। ठीक है, 2 अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा अब इसके अंदर, जिसकी वजह से 2 अनइक्वल साइज के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अनइक्वल साइज के सेल यानी कि डेफिनेट सी बात, एक सेल स्मॉल होगी एक सेल लार्ज होगी। जो स्मॉल सेल है उसके अंदर स्मॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो लार्ज सेल है उसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्मॉल सेल विद द स्मॉल न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल एंड द लार्ज सेल विद द लार्ज न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल्स और द ट्यूब सेल। यानी कि अभी 2 सेल है आपके, अभी जो फिलहाल जो स्टेज है 2 सेल्स और इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो नाउ इट इज 2 सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट और द मैच्योर पोलन ग्रेन। और 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपका जो पॉलिनेशन है ये इस 2 सेल 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज के अंदर होता है।
फिर आपकी जो जनरेटिव सेल है ये आपके 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगी और बाकी की जो एंजियोस्पर्म है 60% के अलावा जो बचे उन एंजियोस्पर्म्स के अंदर पॉलिनेशन आपका 3 सेल्ड स्टेज के अंदर होता है। फिर एक लास्ट टर्म मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस की, दैट इज द एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब ये, अगर आपके पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है इनसाइड द स्पोरेंजियम हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर? It is all about the pre-pollination development. Next I'm going to discuss with you guys the post-pollination development. Pre-pollination क्या हुआ, अब हम डिस्कस करेंगे post-pollination. Pollination के बाद क्या होता है, तब तक आप इतना नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। तो अपन ने प्री-पॉलिनेशन डेवलपमेंट पढ़ा, नेक्स्ट इज द पोस्ट-पॉलिनेशन डेवलपमेंट। आपको पता है पोस्ट पॉलिनेशन यानी कि पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स का आपके स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो इसमें यही है कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन इट टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पल आफ्टर पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा पर आ जाते हैं। तो बाकी का जो डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट जो है पोलन ग्रेन्स का कार्पल के स्टिग्मा पर ही होता है। ये हम लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, कहीं ना कहीं आपको पता होगा क्या होता है। यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है यहां से शुगर और मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, दे बिकम डेंस। फिर क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनके दोनों वॉल्स पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक्साइन। अब ये सारी चीजें आपको, क्योंकि सारा कुछ पूरा चैप्टर डिस्कस हो चुका लास्ट क्लास में, मैं बता रही हूँ तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इसमें मैं पूरा बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आपको पता हमने पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था, 2 लेयर्स हैं, आउटर लेयर इज द एक्साइन, इनर लेयर इज द इंटाइन। कैसे जर्म पोर से किसी भी जर्म पोर क्या होता है आपको पता है, कुछ जगह होते हैं आपके पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जहां पर जो एक्साइन की जो लेयर है, आपकी जो थिक आउटर लेयर है, या तो वह एब्सेंट हो या फिर बहुत ही थिन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उसे हम जर्म पोर कहते थे। तो नेक्स्ट क्या है, अभी आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर मॉइस्चर शुगर कंटेंट को अब्सॉर्ब करके डेंस हो गया, ठीक है, थिक हो गया। तो अब ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो पोलन ग्रेन की जो दोनों वॉल्स हैं उस पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और फिर इंटाइन जो लेयर है आपकी, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, ये आपकी सॉरी किसी भी एक जर्म पोर के थ्रू बाहर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के फॉर्म में किसी भी एक जर्म पोर के थ्रू आपकी जो इनर लेयर है दैट इज द इंटाइन, इट कम्स आउट। फिर क्या होगा, सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये इसकी टर्मिनल पोजीशन में, इट एंटर्स द पोलन ट्यूब एंड इट अज्यूम्स द टर्मिनल पोजीशन। सबको पता ही है, टिप पर लोकेटेड चली जाती है। और इसके अंदर आपकी जो इनसाइड द पोलन ट्यूब जो जनरेटिव सेल्स हैं उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन, दो मतलब आपके 2 मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो अब जो स्टेज है, अभी 2 सेल 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज थी, अब आपकी 3 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज प्रेजेंट होती है मैच्योर। इसके अंदर आपके एक तो वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं, और इसको बोलते हैं अपन दिस 3 सेल स्टेज रिप्रेजेंट द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। और ये जो आपका मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है, इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द स्पोरोफाइट, ठीक है। पोलन ग्रेन ऑफ द मैच्योर, इसका जो पोलन ग्रेन है हाईली रिड्यूस्ड होता है एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। सिंपल सी चीजें, आपको सबको अपन ये सारी चीजें आके की पता है, मैं इसको ऐसे ही शॉर्टली लिख देती हूँ। क्या हो रहा है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में, नाउ पोस्ट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद हो रहा है, तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ये कहां होता है, इट टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ठीक है। यहां पर आपको पता है यहां से आपके मॉइस्चर एंड शुगर को अब्सॉर्ब करेगा, इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर एंड बिकम थिक, ठीक है। मॉइस्चर और शुगर को अब्सॉर्ब करके आपके पोलन थिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। फिर ये आपके इट प्रेशर क्रिएट होता है इनके, इट क्रिएट प्रेशर ऑन बोथ द वॉल्स ऑफ पोलन ग्रेन, ऑन बोथ वॉल्स। और फिर आपकी जो इंटाइन जो इनर मोस्ट लेयर है
ये किसी भी एक जर्म पोर से एंटाइन फ्रॉम एनी वन जर्म पोर। जर्म पोर भी क्लियर हो गया होगा क्या होता है। जो आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन, कुछ जगहों पर वो आउटर मोस्ट थिक लेयर जो है एक्साइन, या तो वो एब्सेंट होती है फिर बहुत ही थिन फॉर्म में प्रेजेंट होती है, उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। तो जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द एंटाइन, या आपके किसी भी एक जर्म पोर से एंटाइन फ्रॉम एनी वन जर्म पोर, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के फॉर्म में ये बाहर आ जाती है। अब पोलन ट्यूब के अंदर की बात करें ना, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है ये एंटर होता है इसके अंदर, इनसाइड द पोलन ट्यूब। वेजिटेटिव न्यूक्लियस इट एंटर इन द पोलन ट्यूब, और ये यहां पर इसके टिप पर लोकेटेड होगा, टर्मिनल पोजीशन पर। और इनसाइड द पोलन ट्यूब आपका जो जनरेटिव सेल है, पोलन ट्यूब के अंदर आपकी जो जनरेटिव सेल है ये आपके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। यानी कि अभी फिलहाल की जो स्टेज है इट इज 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज में एक तो आपका वेजिटेटिव सेल है एंड 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। तो ये 3 सेल्ड स्टेज बन गई अभी। ठीक है, यहां तक की राम कहानी समझ में आ गई क्या आपको? ये एज इट इज अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो अभी ये जो 3 सेल्ड स्टेज है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका, दिस 3 सेल्ड स्टेज रिप्रेजेंट द मैच्योर मेल। में देख रहे इतना ही तक अपन ने, इसका ही इतना ही तक मेरा रह गया था शायद। ये जो 3 सेल्ड स्टेज है ये आपके मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये लिख लेना, दिस 3 सेल्ड स्टेज रिप्रेजेंट द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? एक चीज और ये लिख लेना कि इसके अंदर ये जो आपका मेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म का, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं आपको वर्बली बता रही हूं। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्पोरोफाइट। ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। यहां पर आपका ये प्री पॉलिनेशन यानी कि माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट ये पूरा डिस्कस हो गया। एनसीईआरटी निकाल लो। अब क्या बाकी रह गया आपका? पेज नंबर पेज नंबर 19। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स हो गए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अब पूरा डिस्कस हो गया। पोलन प्रोडक्ट्स आप सिर्फ नाम पढ़ लेना, पोलन टैबलेट, पोलन सिरप वगैरह क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा हो गया। पिस्टिलेशन वगैरह ये सब बढ़ा दिया मैंने, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये सब हो गया आपका कंप्लीट। इसके अंदर सारा कुछ डिस्कस कर चुके ना हम। तो इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। ठीक है, पोलन प्रोडक्ट्स जो है इसमें पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप्स के बारे में जो 1-2 लाइन दे रखी है डायग्राम में के और इसके अंदर थ्योरी में, वो आप लोग देख लेना। सिर्फ नाम ही पढ़ने हैं, तो उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ही क्लास के अंदर बोलूं, मैंने बता दिया, ये आप लोग इसमें देख लेना। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पर अपना पूरा डिस्कशन सब कुछ खत्म हो चुका। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसका डिस्कशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए आप लोग पूरा पढ़कर जरूर बैठना। थ्योरी अपन ने क्लास में जो डिस्कस करी है प्लस एनसीईआरटी आपकी दोनों कवर अप हो जानी चाहिए कल की क्लास तक। ठीक है, थैंक यू।